नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इंडिया का स्टार्टअप सीन एक बैटलफील्ड बन चुका है जहां हर दिन नए सपने पैदा होते हैं और कुछ ही महीने में साइलेंस में खो जाते हैं। स्टैट्स कहते हैं 90% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल भी नहीं निकाल पाते। और अगर सच बोले तो पिक्चर थोड़ी ब्लीक है, कुछ वैसे ही जैसे शिमला की ऑफ सीजन वाली खामोशी होती है, वैसे ही इंडिया का स्टार्टअप सीजन हो चुका है। न्यूज हेडलाइंस तो हमेशा बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न्स और जीनियस फाउंडर्स की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। आज का इंडिया एक ऐसी जगह बन गया है जहां स्टार्टअप सरवाइव नहीं, स्ट्रगल करते हैं। लेकिन सवाल है क्यों? पॉलिसी क्लैरिटी की कमी है, सिस्टम फ्रेगमेंटेड है और इनोवेशन उसका तो ट्रेस भी मुश्किल से ही मिलता है। नंबर्स अपनी कहानी खुद बोलते हैं और ग्राउंड रियलिटी कभी कभी जंगल में सिग्नल ढूंढने जितनी फ्रस्ट्रेटिंग भी लगती है। लेकिन आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, उनके पीछे की असली वजह एक्सप्लोर करेंगे। ये स्टोरी थोड़ी टफ है लेकिन जरूरी भी है। तो दोस्तों, मैं हूं राही मेहता और आप देख रहे हैं दी आईएस सब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो अभी कर लो, क्योंकि ये टॉपिक आपके दिमाग में चल रहे सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं स्टार्टअप जंगल का असली हाल क्या है भारत के अंदर। तो दोस्तों, इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अपनी चैलेंजेस के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। हजारों स्टार्टअप जो शुरू हुए थे वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो फ्यूचर में बंद हो सकते हैं। आईबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% स्टार्टअप अपने पहले 5 साल ही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है जो हमारे इकोसिस्टम की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करने का काम करता है। अगर आपको कुछ एग्जांपल्स चाहिए तो मैं एग्जांपल्स भी आपके लिए साथ लेकर आया हूं। एक एक करके आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम जो है वो क्रम्बल कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है पेपरटैप नाम के एक स्टार्टअप का। पेपरटैप एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप था जो अपने अर्ली स्टेजेस में काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। उन्होंने अपनी सर्विसेज को अच्छे से मार्केट किया था और कंज्यूमर बेस भी बिल्ड कर लिया था, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल स्केल करने में फेल हो गया। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की वजह से उन्हें अपने एक्सपेंशन प्लान्स को स्केल करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब कंपटीशन ने अपना ग्रिप मजबूत कर लिया तब पेपरटैप अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने लगा और फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? कंपनी को अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। और यही होता है ज्यादातर स्टार्टअप्स के साथ भारत के अंदर। फिर एक और ऐसा स्टार्टअप है जिसका नाम है डेजो। डेजो जो था वो एक फूड टेक स्टार्टअप था जो फूड डिलीवरी का मॉडल लेकर आया था। जैसे जोमेटो आपके साथ है, स्विगी आपके सामने है, वैसे ही डेजो भी एक स्टार्टअप था। शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म ने कस्टमर्स को अपीलिंग ऑफर्स दिए और काफी बस भी क्रिएट किया। और ये अपीलिंग ऑफर्स कैसे दिए जाते हैं? इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न करके ये अपीलिंग ऑफर्स दिए जाते हैं और स्टार्टअप जो है वो घाटे में चलते रहते हैं। लेकिन बात जब स्केलिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की आई, डेजो को अपने ग्रोथ मॉडल में वीकनेस दिखाई देने लगी। उनको यह समझ में नहीं आया कि स्केल कैसे करें और कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो छोटे स्टार्टअप्स स्टार्टिंग में करते हैं, ग्रोथ पे फोकस करना लेकिन बेसिक ऑपरेशंस को नेग्लेक्ट कर देना। और इसका रिजल्ट क्या निकला? उनका बिजनेस भी फेल हो गया। ऐसे ही एक और स्टार्टअप था जिसका नाम था दूध वाला यानी कि मिल्कमैन। दूध वाला यानी कि मिल्कमैन एक यूनिक स्टार्टअप था जो डोर स्टेप पर दूध या मिल्क डिलीवर करने का काम करता था। ये बिजनेस आइडिया अपने टाइम में काफी इंटरेस्टिंग लोगों को लग रहा था, लेकिन ऑपरेशनल चैलेंजेस ने इसे भी अंडरकट कर दिया। उनको अपने लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंटली मैनेज करना था, लेकिन वो कभी अपने प्रोमिसेस के साथ कंप्लीट ही नहीं कर पाए। ऑपरेशंस मेस और अनसोल्ड डिलीवरी चैलेंजेस की वजह से ये कंपनी अपना बिजनेस रन नहीं कर पाई और आज ये भी बंद हो चुकी है। ऐसे ही एक और स्टार्टअप था जिसका नाम था टाइनी आउल। टाइनी आउल एक और फूड डिलीवरी स्टार्टअप था जो इनिशियली काफी पॉपुलर था। कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट जो थे वो काफी पसंद आ रहे थे, लेकिन उनके ऑपरेशन स्केल करने में काफी दिक्कत उनको आई। किचन कैपेसिटी और डिलीवरी लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना उनके लिए एक मेजर चैलेंज बना। जब कस्टमर डिमांड बढ़ गई, उन्होंने अपनी किचन फैसिलिटीज को स्केल करने में देर कर दी, जो कि उनके डाउनफॉल का एक बहुत ही बड़ा कारण बना। यह उनकी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी का मेजर रिजल्ट था और आखिरकार कंपनी को शट डाउन करना ही पड़ा। ऐसे ही दोस्तों, ज्यादातर स्टार्टअप भारत के अंदर जो है वो या तो ग्रोसरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं या फिर फूड डिलीवरी स्टार्टअप वो बन रहे हैं, जबकि भारत को कुछ और ही चाहिए। ऐसे एक स्टार्टअप था जिसका नाम था आस्क मी। आस्क मी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जो पहले तो काफी पॉपुलर हुआ। इसके पास सर्च इंजन और लोकल लिस्टिंग का एक यूनिक मॉडल था जो इनिशियली मार्केट में सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसकी ग्रोथ लिमिटेड थी। 2016 में कंपनी को सिविल फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ा, एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दी गई और कस्टमर्स को अपने ऑर्डर्स का जवाब नहीं मिल पाया। ये सब इश्यूज मिलकर एक बहुत ही बड़े कोलैप्स का कारण बन गए और कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया। ये सिर्फ रैंडम फेलियर्स नहीं है दोस्तों, ये उन सिस्टम के एग्जांपल्स है जो फेल होने के लिए ही बनाए गए थे। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना सैचुरेटेड हो गया है कि अब वहां पर अपने लिए जगह ढूंढना भी काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन ये स्टार्टअप्स ऐसे क्यों फेल हो जाते हैं? सिंपल,
ये फेल नहीं हो रहे हैं, ये बस ये सिस्टम के अंडर क्रश होते जा रहे हैं और ये सिस्टम जो है ये इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ऐसे सिस्टम के चक्कर में जो मदद करने के बजाय मुश्किलें क्रिएट करता है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसीज की। भारत सरकार ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें बोला गया था कि ये एक लाइफलाइन होगा, लेकिन ऑनेस्टली ये थोड़ा जोक बनकर, थोड़ा मजाक बनकर रह गया। 2019 तक हजारों स्टार्टअप्स में से सिर्फ 88 स्टार्टअप्स को ही टैक्स बेनिफिट्स मिल पाया था, मतलब सिर्फ 1% सक्सेस रेट है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो आपको बताती है कि सिर्फ और सिर्फ 88 स्टार्टअप, हजारों स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए पर टैक्स बेनिफिट्स उसको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत नहीं मिल पाया। 1% स्टार्टअप्स को ही ये टैक्स बेनिफिट मिला और इसके चलते इनके फाइनेंशियल कॉस्ट जो थे वो इतने बढ़ जाते हैं कि इन स्टार्टअप्स को एट द एंड बंद करना पड़ जाता है। स्टार्टअप फाउंडर्स इतने बिजी होते हैं ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में या करप्ट ऑफिशियल से बचने के चक्कर में कि वो इन स्कीम्स के फॉर्म्स ही नहीं टाइम पर भर पाते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए ये एक मेजर हेडेक है। उनको ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। अगर कुछ चीज अगर भारत के अंदर वैम्पायर की तरह आपका खून चूसने का काम कर रही है तो वो है हमारा टैक्स सिस्टम। 2023 में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगा दिया था और उसके बाद रियल मनी गेमिंग स्टार्टअप जो थे वो बस ढूंढते ही रह गए अपनी अपॉर्चुनिटीज को और इवेंचुअली बहुत से ऐसे स्टार्टअप जो थे वो भी शट डाउन कर गए। और पहली बात ये भी है कि भारत को आखिरकार फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप्स ही क्यों बनाने हैं। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप्स में किसी का भला नहीं होता है, किसी का पैसा नहीं बनता है, लाखों रुपए डूबते हैं और कुछ चंद लोगों के ही लाखों रुपए बन पाते हैं। यानी कि एक तरफ लाखों रुपए, अपने लाखों करोड़ों रुपए डुबो रहे हैं और कुछ चंद लोग ही उसमें से कुछ बेनिफिशियल अपना प्रॉफिट निकाल कर लेकर जाते हैं। यानी कि आपके पैसे को ड्रेन करने के लिए इन स्टार्टअप को बिल्ड किया जा रहा था। ये स्टार्टअप करने वालों की या बिल्ड करने वालों की भी एक गलती है और साथ में सरकार की 28% जीएसटी लगाने का जो फैसला था उसके चलते भी ये सभी स्टार्टअप जो थे वो बंद हो गए। और फिर आता है एंजल टैक्स और ईएसओपी टैक्सेशन। ये एंजल टैक्स जो इन्वेस्टर्स और टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को इतना स्केयर कर देते हैं कि वो स्टार्टअप की तरफ देखना भी बंद कर देते हैं। क्योंकि भाई कौन इन्वेस्ट करेगा एक ऐसे बिजनेस में जो बंद होने के रास्ते पर हो। और साथ में भारत का जस्टिस सिस्टम, अरे वहां तो बात शुरू करते ही सबको ही घबराहट शुरू हो जाती है। पेटेंट का प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि इनोवेटर्स की जान तक निकल जाती है। 2016 से 2023 के बीच में सिर्फ 11% स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन ही अप्रूव करवा पाए थे अपनी। बाकी इनोवेटर्स बस अपने आइडियाज को देखते ही रहते हैं जब तक दूसरे लोग उनके आइडियाज को कॉपी करके मार्केट के अंदर ले आते हैं। और अगर किसी पे केस करना हो तो भैया बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। इंडिया की कोर्ट्स इतनी स्लो है जैसे वो किसी और ही दुनिया में अलग ही टाइम स्केल के अकॉर्डिंग चल रही हैं, अलग ही पेस के अकॉर्डिंग चल रही हैं। जस्टिस सिस्टम से जस्टिस ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भारत के अंदर। और मार्केट भी इस लेवल का फ्रेगमेंटेड है। इनकम, कल्चर और हर तरफ रेगुलेशंस के जंगलों में स्केलिंग सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाता है। अर्बन एरियाज में ई कॉमर्स ने तो अपनी जगह बना ली है, लेकिन रूरल एरियाज वहां तो भाई एक अलग ही कहानी चल रही है, जहां स्टार्टअप्स का कामयाब हो पाना एक बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम सबको लगता है। और पिक्चर दिस, एक बंदा बेंगलोर में ऑनलाइन ग्रोसरीज ऑर्डर कर लेता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, वो जेप्टो का इस्तेमाल करे, इंस्टामार्ट का इस्तेमाल करे, ब्लिंकिट का इस्तेमाल करे, लेकिन बेंगलोर या किसी भी टायर 1 शहर से 2 घंटे की दूरी के ऊपर जो गांव मौजूद होगा, उस गांव के अंदर लोग इंटरनेट क्वालिटी के लिए भी तरस रहे हैं, वहां पर क्वालिटी इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है। यानी कि इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है, इतना ज्यादा डिजिटल गैप भारत के अंदर मौजूद है। बस यही इंडिया का मार्केट एक ऐसा केओस जहां स्टार्टअप्स को अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों साथ में आगे बात करते हैं इनोवेशन की या फिर उसकी पूरी कमी की। इंडिया के स्टार्टअप्स कोई नए बाउंड्रीज पुश नहीं कर रहे हैं, बस वेस्टर्न आइडियाज के चीप नोकअप्स बनाने का काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे आइडियाज जिनको ग्लोरीफाइड सब्जी का ठेला कहना भी सही रहेगा। आईबीएम के सर्वे के मुताबिक 77% वेंचर कैपिटलिस्ट का कहना है कि इंडियन स्टार्टअप्स में यूनिक टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल ही नहीं है। और यह बात सिर्फ ओपिनियन नहीं है, नंबर्स भी इसको प्रूव करते हैं। 2015-16 में इंडिया ने सिर्फ 1423 इंटरनेशनल पेटेंट्स फाइल किए थे, जबकि चाइना के अंदर आप देख सकते हो लगभग 30,000 पेटेंट्स फाइल किए थे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आप देखिए चाइना का नंबर कितना हाई है और भारत जो है आपको इस लिस्ट के अंदर ढूंढने को मिलेगा हम इतने कम पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, यानी कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला? ओला एक डायरेक्ट उबर की कॉपी हमने बना दी, फ्लिपकार्ट हमने अमेजोन की कॉपी बना दी, और ग्रोसरी एप्स का एक लंबा मेला हमने लगा दिया, जैसे पेपर टैप हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, जो अभी तक अपने टाइम पर डिलीवरी तो कर पा रहे हैं। तो भैया डिलीवरी से क्या हो जाएगा? डिलीवरी से इनोवेशन नहीं होगा। हाँ, आपकी एप्लीकेशन के अंदर काफी ज्यादा इनोवेटिव चीजें हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसके अंदर हो सकता है कि जैसे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहां पहुंच चुका है और कितनी देर में आपको डिलीवर हो जाएगा। पर भैया हमको इससे ज्यादा आगे बढ़कर निकलने की जरूरत है। हमको
हमको सिर्फ डिलीवरी बॉयज की एक आर्मी नहीं क्रिएट करनी है, हमको टेक्नोलॉजी के ऊपर, ई कॉमर्स के साथ साथ हमको एआई के ऊपर, साथ में रोबोटिक्स के ऊपर हमको काम करना है, पर उसके ऊपर अभी काम नहीं किया जा रहा है। पर अगर इसको हम चाइना से कंपेयर करें, जहां अलीबाबा और बीवाईडी जैसे टेक जायंट्स मौजूद है और उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी टेक स्टार्टअप जो है वो इंडिया से बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं। इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने खुद बोला, जब चाइना फ्यूचर बिल्ड कर रहा है, इंडिया अभी भी दूध डिलीवर कर रहा है, पिज्जा डिलीवर कर रहा है, सब्जियां डिलीवर कर रहा है और फैंटेसी क्रिकेट स्कैम चलाने में बिजी है। आजकल इंडिया में तो बस किसी भी ऐप को स्टार्टअप बोल देते हैं और समझते हैं कि काम हमारा हो गया है। दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम अभी भी वही पुरानी झुंझुना लेकर चल रहे हैं, जिसको बजाने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर वो बज नहीं पा रहा है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम को एक सेवियर के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का एक फ्लैशी फंड मौजूद था, लेकिन रियलिटी चेक ले लो, 2018 तक सिर्फ इस 10,000 करोड़ रुपए के फंड से 600 करोड़ रुपए ही 109 स्टार्टअप तक पहुंच पाए हैं, मतलब 6% यूटिलाइजेशन इस फंड का हुआ है। अब ये तो कुछ ज्यादा ही डिसर्टनिंग है, बहुत ही ज्यादा ये आपको दुखी करने वाली चीज है। और अगर 2019 का सर्वे देखें तो 33,000 स्टार्टअप्स में से सिर्फ 80% को ही स्कीम का कुछ फायदा मिल पाया था, यानी कि बहुत ही कम जो स्टार्टअप्स हैं वो इस स्कीम का फायदा उठा पा रहे हैं। ऐसे स्कीम्स आमतौर पर सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन इतना वीक है कि किसी भी प्रैक्टिकल आउटकम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। स्टार्टअप्स को जो फंड मिलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और जब मिलते हैं तो वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में अटक जाते हैं, जो उनकी ग्रोथ के रास्ते में एक मेजर ऑब्स्ट्रक्शन भी बन जाती है। अब सोचो, अगर कोई किसान हो और उसको अपनी फसल लगानी हो और वो फसल लगाने के लिए लोन का इंतजार कर रहा है और वो लोन का इंतजार करता ही रह जाए और फसल का टाइम निकल जाए तो वो अपना पूरा सीजन खराब कर लेगा। ऐसे ही स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ होता है, वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं। जिंदा रहने के लिए उनका बेसिक रिसोर्स ही उनकी कैपिटल है, जो उनको नहीं मिल पा रही है, और जो प्रोमिसेस दिए गए थे उनकी सच्चाई से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है। वो बस सुपरफिशियल अपीयरेंस के लिए थे, जो देखने में इंप्रेसिव लगते थे, लेकिन असल इंपैक्ट सबका जीरो रहा। अब बात करते हैं फाइनल लेन इन दी कॉफिन की। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है जहां पर पॉपुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम काफी वीक हो चुका है। आईबीएम रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के जो 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरी ही नहीं दी जा सकती है, वो अनएम्प्लॉयबल है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। और ये स्किल गैप जो है एक बहुत ही मेजर फैक्टर है भारत के अंदर। स्किल गैप के चलते हम अपने इंजीनियर्स को नौकरियां दिलवाने में सक्षम ही नहीं है। ये टैलेंट पूल अब एक छोटी सी मीडियोकर पडल बन चुका है, जिसमें स्टार्टअप अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया का रैंक अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर देखें तो भैया आपको नंबर ढूंढना पड़ेगा कि भारत का रैंक कहां पर है। ये डिस्पैरिटी है। चाइना जो है वो हमसे 41 स्पोर्ट्स जो है वो आगे है, हम चाइना से 41 स्पोर्ट्स पीछे हैं। हमारा रैंक लगभग 81 के साथ है और चाइना जो है वो 29th रैंक पर मौजूद है, जो कि हमारा ही कंपटीटर है। लगभग एक साथ ही हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू किया था। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ एरियाज में पावर कट्स और पुअर रोड कंडीशंस अभी तक एक कॉमन इशू है भारत के अंदर। इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में एक चैलेंज है, जो इनोवेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। एक एग्जांपल के लिए, किसी टायर 2 सिटी में अगर कोई स्टार्टअप को एक दिन में आधा दिन बिजली भी पूरी तरीके से मिल जाती है तो वो उसको बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट समझ लेते हैं। बिजनेस चलाना तो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंज भारत के अंदर हो गया है। साथ में अगर हम एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में गैप्स की बात करें तो भी वो गैप बहुत ज्यादा है। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करता है, जबकि अगर आप दूसरे देशों को देखो, इजराइल को देखो, जापान को देखो और हमारे पड़ोसी देश चाइना को देखो, तो वो हमसे बहुत ज्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग खर्च कर रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी वर्कफोर्स में स्किल गैप्स हैं, जो उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने से रोक देते हैं। अगर हमने ज्यादा फोकस दिया होता स्किल डेवलपमेंट और प्रॉपर रिसोर्सेज पर, तो ज्यादा इनोवेशन स्टार्टअप हम बना सकते थे। अब सवाल ये है, ये चैलेंजेस कब तक ऐसे ही रहेंगे? इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को कई हर्डल का सामना करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज है, कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है और स्लो जस्टिस सिस्टम भी है। ये सब फैक्टर्स इनोवेशन को हिंडर कर रहे हैं और स्टार्टअप्स के लिए ग्रोथ को चैलेंजिंग भी बना रहे हैं। भारत में हम अभी भी इनोवेशन का ट्रू पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाए हैं और ज्यादातर स्टार्टअप्स जो है वो बेसिक कॉपीज बनकर रह जाते हैं। लेकिन ये सब किसी एक गवर्नमेंट पॉलिसी का इश्यू नहीं है, ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स है, जिनकी वजह से रियल लॉन्ग टर्म चेंज होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हर चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर हम अपने एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकें और अगर हम अपनी पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन और एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली बना सके तो फ्यूचर हमारा ब्राइट हो सकता है। अगर हम अपने अप्रोच को सही डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो एक दिन हम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रू हब बन सकते हैं। साथ में अगर हम एक बार कंपैरिजन करें इंडिया वर्सेस चाइनीज स्टार्टअप का, तो हमको सही रियलिटी अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले अगर हम चाइनीज स्टार्टअप और इंडियन स्टार्टअप का कंपैरिजन करें फंडिंग लैंडस्केप को लेकर, इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम ने रीसेंट ईयर्स में काफी ग्रोथ तो देखी है। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बड़ी है और अब इंडिया
में दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न्स भी मौजूद हैं, लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने का प्रोसेस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इन्वेस्टर्स रिस्क को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस होते हैं। सीड फंडिंग और अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स मिलना मुश्किल होता है, और पर सीरीज ए के बाद फंडिंग मिलनी थोड़ी आसान हो जाती है। और कई सारा डाटा हमको बताता है कि 2021 में इंडिया में वेंचर कैपिटल फंडिंग के जरिए $38 बिलियन के आसपास स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली थी, और इंडियन स्टार्टअप्स ने ग्लोबल इन्वेस्टर से काफी अटेंशन भी ग्रैब किया था। बट स्टिल चैलेंजेस हैं, जैसे कि रेगुलेटरी हर्डल्स है, अनऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम है, और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इस फंडिंग को इंपैक्ट करते हैं। जबकि चाइना की अगर बात करें, चाइना का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिग्निफिकेंटली लार्जर और मोर ऑर्गेनाइज्ड है। गवर्नमेंट ने टेक बेस्ड स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे कि टैक्स इंसेंटिव्स और गवर्नमेंट बैक्ड फंडिंग। चाइनीज स्टार्टअप को फंडिंग काफी इजीली मिलती है और गवर्नमेंट एक्टिवली उनको सपोर्ट भी करती है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का कॉम्बिनेशन चाइनीज स्टार्टअप की स्टेबिलिटी और स्केलिंग के लिए जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करता है। और डाटा बताता है 2021 में चाइना ने $49 बिलियन से ज्यादा की वेंचर फंडिंग रिसीव की थी, और चाइनीज स्टार्टअप्स ग्लोबल मार्केट में काफी डोमिनेट भी करते हैं। एग्जांपल, सरकार से क्या क्या एडवांटेज उनको मिलती है? स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलती है, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मिलती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाइना का लाजवाब है ही है। तो दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम बात करें टैलेंट पूल एंड एजुकेशन की, इंडिया में इंजीनियरिंग और टेक्निकल ग्रेजुएट्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है और अनएम्प्लॉयबिलिटी काफी हाई है, जिसका असर स्टार्टअप्स की ग्रोथ पर पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमने अभी बात करी कि सिर्फ भारत 0.7% अपने जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करता है, जिससे स्टार्टअप्स को अपने आइडियाज को इनोवेट करने में मुश्किल होती है। आईआईटीज और एनआईटीज से एजुकेशन लेने वाले एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल मार्केट में काफी कंपीट करते हैं, लेकिन ओवरऑल टैलेंट पूल में काफी क्वालिटी इश्यूज भारत में मौजूद है। जबकि चाइना में टैलेंट पूल काफी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट ने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का काम किया है। चाइनीज यूनिवर्सिटी जैसे कि तिंगशुआ यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास टैलेंट प्रोड्यूस करती हैं, जो टेक और एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सेल भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अब एंड करें अपनी इस वीडियो को, तो अगर हम कंपेयर करें इंडियन और चाइनीज स्टार्टअप इकोसिस्टम का, तो चाइना का इकोसिस्टम अपनी मैच्योरिटी, गवर्नमेंट सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन इंडिया का इकोसिस्टम अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और अगर सही पॉलिसीज और इंप्रूवमेंट्स किए जाएं, तो हम फ्यूचर में ग्लोबल कंपटीशन में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पर अभी हमको इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।